हेलो स्टूडेंट, माशाल्लाह अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं ओजसी लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th एनसीईआरटी का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हिंदी में कहें तो वंशागति के आणविक आधार। फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। आज के सबसे पहले कंटेंट्स के बारे में देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो कि डीएनए आरएनए होता है, नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन क्षारक के बारे में, पेंटोस शुगर के बारे में, और फॉस्फेट या इसे ही फॉस्फोरिक एसिड भी कहा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड डीएनए तथा आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड को पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के। इस चैप्टर के अंदर अपन मेनली प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उन चीज़ों को समझने पर हम उसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और कहाँ कहाँ डीएनए पाया जाता है? एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर और एक माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों के अंदर एक डीएनए और पाया जाता है। लेकिन इस डीएनए की खास बात क्या होती है कि ये डीएनए सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि जो केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है वो डीएनए लीनियर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर डीएनए। अरे भाई, जो न्यूक्लियस में पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर डीएनए। ऐसे ही क्या कहेंगे? केंद्रीय डीएनए। और जो न्यूक्लियस के अलावा पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। अरे भाई, न्यूक्लियस के अलावा मिल रहा है, किस में मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो इसे क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। या ऐसा कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्मा में मिल रहा है, तो इसे एक साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी कहा जा सकता है। और साइटोप्लाज्मिक डीएनए के बारे में पूछा जाए कि साइटोप्लाज्मिक डीएनए क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड होते हैं परंतु सर्कुलर। और साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। और न्यूक्लियर डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले आरएनए की बात करें तो आरएनए सबसे पहले न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्मा के अंदर भी पाया जाता है, एंड साइटोप्लाज्म के अलावा राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए हर जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक और बार बात करते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस में पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा, एंड राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए यूकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो क्या कहेंगे? सब जगह पाया जाता है, यहाँ तक कि साइटोप्लाज्म में मिलेगा। राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस सभी के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए और आरएनए के बारे में। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम जानते हैं अपन ने एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहला पढ़ा था अपन ने बैक्टीरिया, जो कि मोनेरा के अंदर आता है। उसके अंदर कौन सा डीएनए पाया जाता था? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अब चूंकि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो डीएनए भी कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। और डीएनए ही आरएनए बनाएगा, तो आरएनए भी कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। और आरएनए मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन से फाइनली एंजाइम बनता है। तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों कहाँ पाए जाते हैं? केवल साइटोप्लाज्म में। मतलब सभी एक ही जगह पाए जाते हैं, ये सेपरेटली नहीं होते। जबकि अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए दो प्रकार के होते थे, न्यूक्लियर डीएनए और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, जो कि लीनियर भी होता था और सर्कुलर भी होता था। जबकि यहाँ पर केवल सर्कुलर है, और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों एक ही जगह पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं? डीएनए तथा आरएनए। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज के बारे में बताते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? एफ मिशनर ने। देखो, इस चैप्टर के अंदर वंशागति के आणविक आधार के अंदर साइंटिस्ट के नाम महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जाम में यही पूछे जाते हैं अधिकतर कि साइंटिस्ट के नाम
जैसे पूछ लिया जाएगा कि न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या आरएनए की खोज किसने की, तो खोज किसने की, खोज का श्रेय किसको जाता है, एफमेसन को जाता है। इसे पस कोशिका के केंद्रक में देखा था उन्होंने और न्यूक्लियन नाम दिया था। देखो पस कोशिका जानते हो, अपने चोट लगती है तब वो जिसके अंदर मवाद जमा हो जाती है उसे क्या बोला जाता है, पस कोशिका। और उसके केंद्रक के अंदर देखा था और नाम क्या दिया था, न्यूक्लियन नाम दिया था। उन्होंने ये भी पता लगा दिया था कि इसकी नेचर क्या होती है, एसिडिक होती है, पता तो लगा दिया था, लेकिन नाम क्या दिया इसको, न्यूक्लियन। जब इनके शिष्य कौन थे, अल्टमान। अल्टमान ने इसकी एसिडिक नेचर को देखते हुए और इनके गुरु ने जो न्यूक्लियन नाम दिया था, इन दोनों को मिक्स करके एक नया नाम दिया, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने नाम दिया था, अल्टमान ने दिया था। अब बात करें न्यूक्लिक एसिड किसके बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, यह क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट तीन से मिलकर बने होते हैं। नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड भी न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या क्या आते हैं कि नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस शुगर। अगर केवल नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोस शुगर जुड़े हुए हैं केमिकली तो ये क्या होंगे, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर उसके अंदर फॉस्फेट भी जोड़ दिया जाए तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के अणु मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब बात करते हैं डीएनए तथा आरएनए दोनों वृहद अणु होते हैं। बिल्कुल सही बात है, डीएनए तथा आरएनए दोनों वृहद अणु होते हैं क्योंकि न्यूक्लियोटाइड मिल मिल के क्या बनाते हैं, एक बहुत बड़ी न्यूक्लिक एसिड की चेन बनाते हैं। तो ये क्या एक वृहद अणु के रूप में अस्तित्व रखते हैं। अब आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। सबसे पहले पायरिमिडीन एंड प्यूरिन। पायरिमिडीन होता है साइटोसिन, यूरेसिन एंड थाइमिन, एंड प्यूरिन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। अगर पायरिमिडीन रिंग की बात करें तो पायरिमिडीन रिंग के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होती है पायरिमिडीन रिंग की। पायरिमिडीन रिंग के अंदर क्या होते हैं, दो नाइट्रोजन होते हैं और 4 कार्बन होते हैं और डबल बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं। अब आपने हेटेरोसाइकिल की परिभाषा पढ़ी होगी, ये हेटेरोसाइकिल कंपाउंड क्या होते हैं, अगर चेन के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो वो हेटेरोसाइकिल कंपाउंड होता है। तो हेटेरोसाइक्लिक चेन है या हेटेरोसाइकिल कंपाउंड है पायरिमिडीन रिंग। और यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है और 2 नाइट्रोजन उपस्थित है। और प्यूरिन रिंग की बात करते हैं तो पायरिमिडीन रिंग के साथ अमाइडोजोल रिंग भी जुड़ी होती है। कौन सी रिंग जुड़ी होती है, अमाइडोजोल, ये ऐसे अमाइडोजोल रिंग जुड़ी होती है और यहाँ पर डबल बॉन्डेड रहता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं पायरिमिडीन कौन से होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन के बारे में बात करें तो ये पायरिमिडीन रिंग से बन के बने होते हैं, ये चीज़ मैंने बता दी आपको। अब साइटोसिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर तीनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, ये नाइट्रोजन, इसमें भी ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन और ये डबल बॉन्डेड O, इसे कीटो ग्रुप कहेंगे, ये सभी में कॉमन है। ठीक है, तो तीन चीज़ें इसके अंदर क्या है, कॉमन है, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्डेड O और ये नाइट्रोजन, ये तीनों के अंदर कॉमन है। तो साइटोसिन के अंदर 4th कार्बन के ऊपर क्या लगा है, नाइट्रोजन लगा है, NH2 लगा है, मतलब अमाइन ग्रुप लगा है। वही यूरेसिल के अंदर बात करें तो यूरेसिल के अंदर 4th कार्बन के अंदर कीटो ग्रुप लगा है और थाइमिन के अंदर 4th कार्बन के ऊपर कीटो ग्रुप, लेकिन 5th कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है। इसलिए अगर थाइमिन की बात करें तो थाइमिन की स्ट्रक्चर यूरेसिल की तरह ही है। देखिए यहाँ पर भी कीटो ग्रुप लगा है, यहाँ भी कीटो ग्रुप लगा है, यहाँ अमोनिया सेम है, यहाँ अमोनिया सेम है, यहाँ ऑक्सीजन सेम है, यहाँ ऑक्सीजन सेम है, यहाँ नाइट्रोजन सेम है, यहाँ नाइट्रोजन सेम है। लेकिन अंतर कहाँ आ रहा है, इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर। इस मिथाइल ग्रुप के अंदर पर अंतर आ रहा है क्योंकि यूरेसिल के अंदर ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जबकि थाइमिन के अंदर ये यूज है। तो यूरेसिल के समान स्ट्रक्चर है लेकिन क्या है, 5th कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है। तो इसे ही क्या बोलेंगे अपन, 5 मिथाइल यूरेसिल, क्योंकि 5th कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है
इसके कारण इसे 5th मिथाइल यूरेसिल कहा जाता है। इस मिथाइल का बहुत बड़ा रोल होता है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के अंदर। अगर बात करें कि ये नाइट्रोजन बेस तो पढ़ लिया अपन, लेकिन नाइट्रोजन बेस से क्या जुड़े होते हैं, शुगर और फॉस्फेट जुड़े होते हैं। तो बात यहाँ आती है कि नाइट्रोजन बेस से जो है शुगर किस जगह से जुड़ता है। तो नाइट्रोजन बेस से शुगर जो होता है फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ता है पायरिमिडीन के अंदर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पायरिमिडीन के अंदर जो शुगर होता है वो किससे जुड़ता है, फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ता है। यहाँ पर भी फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ेगा, यहाँ भी फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ेगा। फॉस्फेट नहीं जुड़ता क्योंकि फॉस्फेट शुगर से जुड़ता है, यहाँ से फॉस्फेट जुड़ेगा यहाँ पर। तो फॉस्फेट से शुगर जुड़ेगा, शुगर से क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। ठीक है, अब प्यूरिन्स के बारे में बात करते हैं। तो प्यूरिन्स कौन से होते हैं, एक तो एडिनोसिन होते हैं और एक ग्वानिन होते हैं। एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं। ठीक है, एडिनोसिन तो क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, जबकि एडेनिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस होता है ये। इसके अंदर खास बात करें तो ये वाली रिंग की बात करो, ये वाली रिंग जो होती है वो पायरिमिडीन रिंग जैसी होती है, सेम पायरिमिडीन रिंग की जैसे ही होती है। देखो यहाँ पर पीछे देख रहे तो ये भी पायरिमिडीन रिंग के जैसे ही प्यूरिन के अंदर होती है। लेकिन खास बात यहाँ क्या होती है, एक रिंग और जुड़ी होती है, ये वाली रिंग। ये वाली रिंग जो होती है इसको बोला जाता है इमाइडोजोल रिंग, इमाइडोजोल रिंग बोला जाता है। ठीक है, इस इमाइडोजोल रिंग के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन होता है और एक डबल बॉन्ड लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है। एडेनिन की स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ तो कॉमन है इन दोनों के अंदर, देखो ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन है। अंतर कहाँ आ रहा है, एक तो इस अमाइनो ग्रुप का आ रहा है, इस अमाइनो ग्रुप का आ रहा है और इस कीटो ग्रुप का आ रहा है। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि ग्वानिन के अंदर अमाइनो ग्रुप और कीटो ग्रुप दोनों हैं, जबकि एडेनिन के अंदर के एक अमाइनो ग्रुप है और किस कार्बन पर, 6 कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप है। जबकि यहाँ पर किस कार्बन के ऊपर है, अमाइनो ग्रुप किस कार्बन पर है, 2nd कार्बन के ऊपर है। तो ये पोजीशन क्या हो गई, यहाँ विपरीत हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये फिर अब प्यूरिन पढ़ लिया। प्यूरिन के अंदर भी आपको सवाल उठेगा कि इससे शुगर किस जगह जुड़ता है। तो शुगर जो होता है इसमें इमाइडोजोल रिंग के ऊपर जुड़ता है और वो भी 9th नाइट्रोजन के ऊपर, जो नाइट्रोजन लगा हुआ है इस 9 नाइट्रोजन के ऊपर शुगर जुड़ता है। और शुगर जुड़ने के बाद उससे क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा। तो ये शुगर फॉस्फेट आपस में इस तरह जुड़े रहते हैं। अगर प्यूरिन रिंग होगा तो किससे जुड़ा होगा, 9th नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। जबकि पायरिमिडीन रिंग होता है तो किससे जुड़ा रहेगा, पायरिमिडीन रिंग के अंदर फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि नाइट्रोजन बेस पढ़ने के बाद डीएनए और आरएनए के अंदर कौन कौन से पाई जाएगी। क्या सभी नाइट्रोजन बेस डीएनए बनाते होंगे, क्या सभी आरएनए, ये सभी नाइट्रोजन बेस मिलकर आरएनए बनाते होंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए के अंदर केवल 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए में कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। देखिए यहाँ पर ये 3 नाइट्रोजन बेस, ये 3 नाइट्रोजन बेस तो दोनों के अंदर सेम, अंतर कहाँ आ रहा है, थाइमिन एंड यूरेसिल के अंदर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि थाइमिन केवल डीएनए बनाएगा और यूरेसिल केवल आरएनए के अंदर बनाएगा, आरएनए की एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो थाइमिन नाइट्रोजन बेस केवल डीएनए के अंदर पाया जाता है, जबकि जो आरएनए के अंदर यूरेसिल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर बहुत काम आता है। जब इन्हें को बहुत बड़ी बड़ी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दी जाती है तो उसके अंदर पता लगाने के काम आता है कि आखिर ये डीएनए होगा या आरएनए होगा। इसी पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो ये अपने को एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दी गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। अब ये पता लगाना है आपको कि ये डीएनए होगा या आरएनए, बताइए। हाँ, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, थाइमिन, क्योंकि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तीनों किस में, डीएनए में भी होती है, आरएनए में। अंतर कहाँ आ रहा है, इस थाइमिन के ऊपर अंतर आ रहा है। तो ये थाइमिन कहाँ पाया जाता है, ओनली डीएनए के अंदर। ये तो ये क्या होगा, डीएनए होगा। ठीक है, अब सेकंड सेकंड देखो, ये डीएनए होगा या आरएनए, अब बताइए आप। देखो ये वाला तो क्या होगा, डीएनए। अब ये वाला डीएनए होगा या आरएनए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या होगा,
देखो एडेनिन डीएनए आरएनए दोनों मिलते हैं, गुआनिन डीएनए आरएनए में। यहाँ पर क्या आ गया, यूरेसिल। यहाँ पर भी क्या आ गया, यूरेसिल। और यूरेसिल केवल किस में मिलते हैं, आरएनए के अंदर। मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक आरएनए की पॉलीपेप्टाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी। किसकी, आरएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी। ठीक है। अब तीसरे के अंदर बात करते हैं ये। अच्छा बताइए ये क्या होगा, डीएनए या आरएनए। हाँ, ये डीएनए तथा आरएनए दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये अपने को पता नहीं बता सकते अपन। इसके लिए कुछ दूसरे फैक्टर देखेंगे, जैसे शुगर हुआ या फॉस्फेट तो दोनों में कॉमन है। शुगर से अपन पता लगाएंगे कि कौन सा डीएनए होगा या आरएनए। अब इसी पर अपन पढ़ते हैं शुगर। तो ये क्वेश्चन कर लिया अपन ने, ये क्या होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा, या डीएनए या आरएनए होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, इसको पता नहीं करने के लिए हमको शुगर पढ़ना पड़ेगा। शुगर की बात करते हैं तो यहाँ पर पेंटो शुगर ली गई है। पेंटो शुगर क्यों ली गई है, क्योंकि इन शुगर के अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है, 5। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 5। देखो पेंटो शुगर को दो भागों में बांटा है, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। अब डीऑक्सीराइबोज और राइबोज के अंदर अंतर क्या है वो देखो। यहाँ पर देखिए आप, सेकेंड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप, इन सेकेंड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पर क्या लगा है, ऑक्सीजन। मतलब इस शुगर से क्या निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, निकलना। तो इसे क्या बोला गया, डीऑक्सी राइबोज बोला जाएगा। और डीऑक्सी राइबोज शुगर किस में पाई जाती है, डीएनए के अंदर पाई जाती है। और आरएनए के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये किस में होगा, राइबोज शुगर आरएनए में होगी। यहाँ पर से ये ऑक्सीजन क्या होगा, अनुपस्थित होगा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होने के कारण कम क्रियाशील। अब बात ये आती है कि ये कम क्रियाशील क्यों होगा। तो कम क्रियाशील क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर होने के कारण ये क्या करता है, एक लुईस बेस की तरह काम करता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। किसकी तरह कार्य करता है, लुईस बेस की तरह, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इस कारण इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो स्थायित्व कम होता है, इस कारण इसका स्थायित्व क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही एब्सेंट होगा तो कम क्रियाशील होगा, इसलिए स्थायित्व बढ़ जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो ऑक्सीजन के लोन पेयर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के कारण अधिक क्रियाशील होगा, और अधिक क्रियाशील होगा तो स्थायित्व कम हो जाएगा। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं अपन कि जेनेटिक मैटर किसे कहा जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जेनेटिक मैटर क्या होता है, तो क्या कहेंगे आप, डीएनए या आरएनए। हाँ, आपको सिखाया गया होगा कि जेनेटिक मैटर डीएनए होता है, लेकिन डीएनए ही क्यों होता है, आरएनए क्यों नहीं होता। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेनली कारण क्या है कि डीएनए स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होने के कारण स्थायित्व अधिक। अब आरएनए क्या होता है, कम स्थायी होता है। तो विभिन्न सूचनाएं, लक्षणों की विभिन्न सूचनाएं आरएनए में स्टोर करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, यानी कि ज़्यादा सुरक्षित है, या डीएनए के अंदर स्टोर करना ज़्यादा सुरक्षित है। तो डीएनए के अंदर स्टोर करना ज़्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि ये अधिक स्थायी होगा। तो हमारे लक्षण जो है अगली पीढ़ी में अच्छे से स्थानांतरित हो पाएंगे, उनका संचय करना आसान रहेगा और वो अच्छी तरह से प्रकट हो पाएंगे। लेकिन अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए कम स्थायी होगा, तो लक्षण बीच के अंदर ही जो लक्षण हैं वो स्थायी नहीं रह पाएंगे। इसलिए डीएनए को क्या है, जेनेटिक मैटर के रूप में उपयोग में लिया जाता है। यानी कि जेनेटिक मैटर क्या होता है, डीएनए होता है जेनेटिक मैटर। तो ये अपने को याद रखना है, किस कारण से जेनेटिक मैटर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए जेनेटिक मैटर होता है क्यों, क्योंकि इसका स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं पेंटोस शुगर के बारे में। तो पेंटोस शुगर के बाद अपन बात करते हैं फॉस्फेट के बारे में, फॉस्फेट के बारे में बात करते हैं। और फॉस्फेट एक तरह से ये फॉस्फोरिक एसिड ही होता है, लेकिन जब इनमें से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकाल लिया जाए, ये हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो क्या बनता है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव चार्ज के कारण ये क्या होता है, एसिडिक नेचर भी दर्शाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, फॉस्फेट के कारण डीएनए आरएनए क्या दर्शाते हैं, नेगेटिव चार्ज और एसिडिक। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट।
क्वेश्चन आ गया है नीट के अंदर, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए तथा आरएनए होते हैं तो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। क्यों होते हैं डीएनए और आरएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों होते हैं? तो उसके अंदर उपस्थित फॉस्फेट के कारण। और डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? एसिडिक नेचर दर्शाते हैं। अपन जानते हैं ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या होगा? लोन पेयर को देने की टेंडेंसी रखेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या दर्शाता है? एसिडिक नेचर भी दर्शाता है और साथ ही नेगेटिव चार्ज। अगर पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि डीएनए या आरएनए एसिडिक होते हैं किस लिए, तो उसमें उपस्थित फॉस्फेट के कारण। नेगेटिव चार्ज के लिए भी पूछा जाए तो फॉस्फेट इसका आंसर होगा। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ा, पेंटोस शुगर के बारे में, और फॉस्फेट या इसे फॉस्फोरिक एसिड भी कहा जाता है उसके बारे में पढ़ा। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी।